देखिएगा, कल के क्लास में हम लोग देखे थे क्या, जैव विकास इवोल्यूशन। इस जैव विकास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, लैमार्क, है ना। लैमार्क का जो थ्योरी था जैव विकास के लिए, उस थ्योरी को कल हम पढ़ लिए थे। आज लैमार्क के थ्योरी का खंडन किया गया था, है ना। उसके पहले कौन सा एक था, लैमार्क के पहले जो बताएं क्या थे कि जीवों की उत्पत्ति किससे होती है, निर्जीव प्राणी से होती है, मतलब निर्जीव से होती है। उनका नाम भुला गए, कौन था? धन्य है प्रभु, कैसे कैसे लोग हमारे पास आते हैं, यही ना है जी, वॉन हाल्टमूर। यही ना बोला था कि जीवों की उत्पत्ति किससे होती है, निर्जीव से होती है। एक्सपेरिमेंट में किया था कि पसीना से सना हुआ शर्ट लिया, उसके साथ गेहूं रखा, 21 दिन का उसमें चूहा आ गया, तो बोला कि एकरे से चूहा होता है ना, निर्जीव से। और कुछ माने थे कि सांप मेढक ये सब किससे हो रहे हैं, कीचड़ से हो रहे हैं। बाद में खंडन किया गया ये सब चीज का, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट किया गया किसके द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा, है ना। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इसमें जो उसको गर्म करके उसके अंदर के बैक्टीरिया को मार दिए थे, है ना। ये वाला पढ़ लिए थे कल हम लोग पूरा। उसके बाद भौतिकी रासायनिक सिद्धांत दिया गया। कौन से पुस्तक में इसका वर्णन है, तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है, AI ओपरिन के द्वारा। किसके द्वारा, AI ओपरिन के द्वारा। इन्होंने बोले कि जब धरती जब आग का गोला था तो धीरे धीरे ठंडा हुआ और उस पर रासायनिक और भौतिक क्रियाएं हुई, और जिससे क्या उत्पन्न हुआ, जल का उत्पत्ति हुई, और जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या मानना था, AI ओपरिन का। और यही थ्योरी को अपने बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में लिखे, ठीक है। फिर आगे पढ़े थे हम लोग इसमें कि उसी का लैमार्क का भी कुछ सिद्धांत आया था, है ना। लैमार्क ने क्या बताया कि आवश्यकता के अनुसार जीवों में बदलाव होते गया, ठीक है। और उसका 3 थ्योरी दी कि बदलाव, तो आवश्यकता के अनुसार, अंगों का उपयोग और अनुपयोग के अनुसार, उपार्जित लक्षणों की वंशागति और जाति उद्भव के अनुसार जीवों में क्या हुई, बदलाव होते गए और नए नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। ये कहानी था किनका, लैमार्क महोदय का, ठीक है। और ये वहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लैमार्क महोदय समझाएं। कल हम लोग यहीं तक पढ़े थे, ठीक है। ये वाला कहानी कि लैमार्क जो बोले कि वंशानुगत का जो सीन था, कि जो उपार्जित लक्षण जो वंशानुगत हो जाती है, इसका खंडन किया गया। खंडन किया गया था किसके द्वारा, विजमैन के द्वारा, है ना। विजमैन एक्सपेरिमेंट किए किस पे, चूहा पे, और उनकी 22 पीढ़ी तक वही काम किए, चूहा के पोंछ काटते चले, है ना। बाद में कि जो इसके बाद का भी जो चूहा का जन्म हो रहा है, वो भी उसके साथ भी पूछ है। तो वो बोले कि आप जो बताए थे कि उपार्जित लक्षण का वंशानुगत हो जाता है, यहाँ पर वंशानुगत नहीं हो रहा है, तो खंडन किया गया। बाद में फिर कौन सा आते हैं, डार्विन। और आज का क्लास यहाँ से शुरू होता है डार्विनवाद से, है ना। लैमार्क के बाद डार्विन, ठीक है। जैव विकास में सबसे अहम योगदान किसका था, डार्विन महोदय का था। और डार्विन महोदय ने भी जैव विकास के बारे में अपने थ्योरी को दिया, और वही अभी तक चलते आ रहा है। आधुनिकता में वही है ना, डार्विनवाद, ठीक है। अब डार्विन महोदय क्या क्या बोल, देखिए। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। इनका जन्म 1809 और मृत्यु 1882। ये जो 9 और 82 एक डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। उनका जन्म 1809 में, 1882 में उनकी मृत्यु हुई। ने लैमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, है ना। लैमार्क क्या बताए थे कि उन्होंने सिद्धांत जो दिया था, वो दिया था कि उसके लक्षण के मतलब उसका उपयोग से या आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहा। उसी के बाद एक डार्विन है। डार्विन क्या बताए कि नहीं, वो प्राकृतिक वर्ण है, मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे कौन, डार्विन। कि जिस क्षेत्र में उसका प्राकृतिक जैसा रहेगा, वातावरण जैसा रहेगा, वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु का भी लक्षण और उसके बनावट भी बदल जाएंगे, ठीक है। ये किसका कहना था, डार्विन महोदय का। अब इन्हें कैसे इसका एक्सपेरिमेंट किया, तो डार्विन क्या किए कि 1831 में एक जहाज बैठे जिसका नाम क्या था, बीगल।
बीगल जहाज से पूरा दुनिया का भ्रमण किए वो, ठीक है। लगभग 5 वर्षों तक पूरे संसार की यात्रा की। यहाँ से निकले वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन से ये जहाज से निकले और पूरा विश्व का जो था वो पूरा विश्व का भ्रमण किए। अब विश्व के भ्रमण करने के दौरान उस जिस स्थान पर जाते थे, ठीक है, वहाँ के जीव जंतुओं का वो अध्ययन करते थे, वहाँ के वातावरण को अध्ययन करते थे। तो वातावरण के अकॉर्डिंग देखें कि जीव जंतु का भी लक्षण अलग अलग है। जैसे बताएं क्या कि अगर मान लो कि कोई बर्फीला एरिया है, ठीक है, तो बर्फीला एरिया में जो जानवर है तो उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल दिखे देंगे ठंड से बचने के लिए। जो बहुत ही गर्म एरिया में जानवर है वहाँ के जानवरों के शरीर पर उसके तुलना में काफ़ी छोटे छोटे बाल देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग ही देखते हैं कि नॉर्मली जो ये होता है क्या बोलते हैं बैल जिसको याक बोलते हैं हम लोग, है ना। तो याक के शरीर पर कितना, वो तो एक तरह गाय का ही प्रजाति में आता है याक भी, लेकिन उसके शरीर पर गाय की तुलना में क्या होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं ताकि वो ठंडा से बच पाए। या जंगली हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं, या जंगली बाघ जो बोलते हैं, वो नॉर्मली बाघ के शरीर की तुलना में उसके शरीर पर बाल क्या रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे ताकि वो अपने आप को ठंडी से क्या बचा सके, ठंड से बचा सके। तो वही बोले क्या डार्विन महोदय कि जितने भी देश में भ्रमण किए तो उस देशों के वातावरण और वहाँ के पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन किए, और अध्ययन किए तो उसमें वो भिन्नता पाए। बोले कि वहाँ पर वही जानवर का शरीर का बनावट कुछ और है, यहाँ पर उसका बनावट कुछ और है, ठीक है। और क्या किए उन्होंने, विभिन्न देशों एवं द्वीपों के जीव जंतुओं का क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखा, किताब लिखा, और किताब में उसका वर्णन किए। देखिए 20 वर्षों के अध्ययन के बाद आइए 1859 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि प्राकृतिक में जैसे वैसे बदलाव होता है जीव जंतुओं में भी उसी के आधार पर बदलाव देखने को मिला। किसको मिला? डार्विन महोदय को। इसमें वो लगभग 20 साल तक अध्ययन किए, ठीक है। और उन्होंने एक किताब लिखा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जातियों की प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। और डार्विन के इस सिद्धांत को क्या बोला गया? प्राकृतिक वर्णवाद या डार्विनवाद, है ना। जहाँ पर लैमार्क क्या बोले थे कि आवश्यकता के अनुसार, उपयोग के अनुसार जीवों में भिन्नता होते गया। उसी के साथ साथ में डार्विन क्या बोले कि नहीं, वो तो सही है ही, लेकिन उसके अलावा और भी फैक्टर है जिसको बोला गया नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि प्रकृति के वातावरण के अनुसार भी जीव जंतुओं के शरीर में भिन्नताएं देखने को मिला, है ना। इस पर अध्ययन किए थे कौन? डार्विन महोदय। कितने सालों तक? 20 सालों तक। और उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। हिंदी हो गया प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उत्पत्ति, ठीक है। अब देखिए उन्होंने 6 प्रकार डिफाइन किया कि 6 तरह से हम जो है उसके अभिन्नताएं को देख पाते हैं। तो पहला बोले कि जीवों में संतोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। जो अध्ययन किए 20 साल तो उनको क्या क्या निकल के आया देखने को। तो पहला पॉइंट क्या था कि जीवों में संतोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, मतलब कि जो भी जीव होते हैं उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता ज़्यादा होता है, तब ना वो विस्तार करेगा। अगर किसी जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी तो वो कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि नियम क्या है कि जिसका जन्म हुआ उसका मरण होवे करेगा। अमर तो है नहीं, कोई जल्दी कोई बाद, लेकिन सबका एक समय है जाने का। तो अगर जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता ज़्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ समय के बाद ही उसका जातियाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे डायनासोर और आपका एक पक्षी आता है, ये सब लोमस मेमथ, ये सब का नाम सुन रहे हैं ना, ये सब क्या है, विलुप्त हो चुका है। वो अपने आप को ढाल नहीं पाया, है ना। उसके जीवों में वो लक्षण नहीं है जो बदलाव होते होते अभी जिंदा हो पाते। तो डायनासोर समाप्त हो गए। लोमस मेमथ सुने होंगे, हाथी था, बहुत विशाल हाथी, है ना, वो समाप्त हो गया। एक ऐसी पक्षी है डोडो पक्षी, नाम सुने होंगे, डोडो पक्षी, वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अब आइए जीवन संघर्ष, और क्या बोले, जीवन संघर्ष
कि जीवन जो है संघर्षों से बड़ा है, जो उसमें शक्तिशाली होता है वो जीतता है, जो शक्तिशाली नहीं है वो मारा जाता है, हार जाता है। योग्यतम की उत्तरजीविता, जो उसमें योग्य होता है वो ही, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे जानवरों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि बच्चों को जन्म दिया, अब बच्चे को जन्म दिया तो जो उसमें मजबूत बच्चा रहेगा ना उसको वो रखेगा और खराब खा के खा पी खत्म कर लेगा, है ना। बहुत सारे जीव मतलब जानवरों में ये गुण होता है, ऐसा लक्षण देखने को मिला है कि वो अपने बच्चे को जन्म दिया, अब बच्चे को जन्म देने के बाद देखा कि जो बच्चा उसके हिसाब से मजबूत है ना, वो उसी को पाल पोस के बड़ा करेगा, और जो कमजोर रहेगा उसको वो मार देगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, योग्यतम की उत्तरजीविता। फिर विविधता, भिन्नता जो जिसको बोलते हैं वेरिएशन। वातावरण के अनुकूलन, मतलब कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसके अनुसार वो खुद को एडेप्ट कर लिया। जैसे मनुष्य क्या है, तो मनुष्य तो बुद्धिजीवी हो गया है, तो किसी भी वातावरण में अपने आप को ढालने की क्षमता मनुष्य के पास है। लेकिन जानवर के पास उतनी उपलब्धता नहीं है जितना मनुष्य के पास है। तो जानवर, अगर अभी के हम ये यहाँ के जो जानवर इसको लेके चले जाए साइबेरिया क्षेत्र में, ठीक है, तो साइबेरिया क्षेत्र में वो रह पाएगा नहीं। लेकिन इसी का प्रजाति जो है साइबेरिया क्षेत्र में है, लेकिन उसमें क्या है कि वो खुद को उस अकॉर्डिंग ढाल लिया है, रहते रहते क्या हुआ कि साइबेरिया क्षेत्र के अनुसार ढाल लिया है। ठीक है, ताकि अब उसको उतना ज़्यादा ठंडी, जैसे अगर नॉर्मली हम लोग यहीं देखते हैं, तो अभी तो हम लोग के बगल में बोध गया है, अब बोध गया में सभी देश के लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं, तो जिस ठंड में हम लोग एकदम जैकेट मफलर पूरा कोट पैंट पहन रहते हैं, उसी ठंड में देखिए कुछ विदेशी जो रहेगा हाफ पैंट और ट्राउजर पे घूमते रहेगा। देखे होंगे बोध गया में हाफ पैंट और ट्राउजर में वो सुबह सुबह टहल रहा है, और उस ठंड में हम लोग दलदला रहे हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उसका शरीर जो है ना, जहाँ से वो आया होगा उसमें वहाँ पर उतना ही ठंड होगा, है ना। तो उसका शरीर उस चीज़ को एडेप्ट कर लिया, ठंडी बर्दाश्त करने की क्षमता उसके अंदर आ गई। अब हम लोग के शरीर का क्षमता वो नहीं है, ज़्यादा ठंडी होता है तो एकदम ठंडी लगना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा ठंडी तो वो लोग के लिए नॉर्मल हो गया वो। ठीक है, और हम ही लोग चल जाएंगे कहाँ पे, लद्दाख में चल जाएंगे, है ना, तो लद्दाख के लोग नॉर्मल रहेंगे, हमने दलदलाइत रहेंगे, क्योंकि हम लोग को क्षमता है ही नहीं। लद्दाख का आदमी जब इधर चलाया गर्मी में तो सब मर जाएगा, क्योंकि गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उधर गर्मी होवे नहीं करता है, शरीर उसका झेले नहीं पाएगा गर्मी को। हम लोग का शरीर क्या है, उस मौसम के अनुसार एडेप्ट कर लिया है सारा मौसम को। ठीक है, ये होता है एडेप्शन, मतलब किसको बोलते हैं, वातावरण के अनुकूलन। बाकी सब डिटेल समझाएंगे फिर आगे। फिर आगे है नई जातियों की उत्पत्ति, है ना। ऐसे जो बदलाव कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, एक जाति से उसी का जो वंशज है उसमें बदलाव, तो आगे चल क्या होता है धीरे धीरे कि बहुत सारा बदलाव देखने को हो जाता है, एक नया जाति का उत्पत्ति हो जाता है, नया जीव का उत्पत्ति हो जाता है। तो खैर ये छहों को हम डिटेल से भी समझते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा, है ना, जो 5 वर्ष तक पूरे अध्ययन मतलब दौरा किए पूरे विश्व का, और उसमें 20 वर्ष तक उसका अध्ययन किए, और ये 6 पॉइंट निकाले कि ऐसे ऐसे करके जीवों की अलग अलग प्रजातियां या जीवों का विकास संभव हो पाया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, मतलब कि सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, ताकि वो उसका जीव का अपना विकास हो पाए। तो इसमें देखिए प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन द्वारा संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ कुछ लिखा क्या है कि पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम का आकार किसका जैसा, चप्पल के जैसा। सवाल पूछता है कि चप्पल जैसा आकार किसका था, पैरामीशियम का। उसका शेप देखिएगा तो ऐसा बना रहेगा चप्पल के आकार का, ऐसे उसका बना है। चप्पल हक के पार देना, ऐसा नहीं आकार रहेगा, है ना, चप्पल के आकार का रहेगा तो क्या है, पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम के बारे में क्या बोला कि पैरामीशियम जो है एक घंटा में 3 बार प्रजनन करता है, और 3 बार प्रजनन करके 3 अलग अलग बहुत सारी संतानें उत्पन्न करती है, मतलब वो बहुत तेजी से फैलता है ना। वायरस बैक्टीरिया क्या है, बहुत तेजी से फैलेगा वो, बहुत जल्दी। और बोला कि समुद्री मछली, देखिए समुद्री मछली क्या है कि एक ब्रीडिंग में, मतलब ब्रीडिंग सेशन में, एक प्रजनन काल में वो 1 मिलियन अंडा देता है। 1 मिलियन अंडा, मतलब छोटा छोटा बहुत सारा दे देगा, है ना। और क्या है, सेल्मन फिश भी एक मछली का नाम है, सेल्मन। वो अपना एक प्रजनन काल में
2,80,00,000 अंडा देता है। कितना? 2,80,00,000 अंडा। अब इसमें अब बोले कि सर इतना मानी मछली कैसे हो? तो अंडा तो 2,80,00,000 दिया, लेकिन कुछ अंडे जो है सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ को दूसरे मछली खा जाएगी, है ना। कुछ जो है मछली अंडा से जैसी मछली के रूप में या दूसरा मछली, आपको पढ़े हैं कि समुद्र में क्या होते हैं कि छोटी मछलियां बड़ी मछलियों का शिकार होती है ना। तो वही काम है। अब 2,80,00,000 में बहुत कम में बचता होगा, ठीक है। तो ये क्या बोला गया कि सभी जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है, ठीक है, संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। अब अगर बात करते हैं स्तनधारियों में, स्तनधारियों मैमल्स में, तो स्तनधारी में सबसे कम प्रजनन क्षमता होती है हाथी की, है ना। वो अपने पूरे जीवन काल में मात्र 6 बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। वो पूरा अपना जीवन काल जिएगा हाथी, तो बस 6 बच्चे को जन्म देगा, ठीक है। तो सबसे कम स्तनधारी में किसका है? हाथी का है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर दिखाई रहा है छोटा जीव मछली सबका, पैरामीशियम का हो गया, एक घंटा में 3 बार प्रजनन कर देगा वो। समुद्री मछली का 1 मिलियन और सैल्मन फिश का 2,80,00,000। ये प्रजनन क्षमता है उसका, कि संतानोत्पत्ति की क्षमता जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट था कि सब जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता सबसे ज्यादा होती है ताकि उसका विस्तार हो सके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला था? जीवन संघर्ष, ठीक है, कि जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है। जैसे जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। जल का, प्रकाश का, भोजन का और सुरक्षित स्थान की। अतः जब अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जब अभी संख्या कम है तो सब चीज़ मिल रहा है ना। खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, जल, प्रकाश भी मिल रहा है और सुरक्षित स्थान में मिल रहा है। लेकिन अगर वही संख्या बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो अब वो लिमिट है, तो कम मिलेगा, है ना। उसके लिए क्या होगा? संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। तो ये संघर्ष बताया 3 प्रकार का। ये संघर्ष में कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। इसमें संघर्ष की बात किया है तो एक होता है सजातीय संघर्ष, दूसरा अंतरजातीय संघर्ष और तीसरा वातावरणीय संघर्ष। अब सजातीय संघर्ष क्या है कि एक ही जात के या एक ही जीव प्रजाति के प्राणी जो है आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है ना, किसी चीज़ को लेकर, खाना को लेकर या आवाज़ को लेकर, ये दोनों भाई साहब आपस में लड़ा रहे, फेटाफेटी कर ले हैं। एक ही प्रजाति है। जैसे मानव में भी वो लक्षण होता है ना। एक ही खेत के बंटवारा में दोनों भाई लड़ेंगे, मारामारी शुरू, है ना। तो ये होता है क्या? सजातीय। सजातीय मतलब कि एक ही जात के, ठीक है। अंतरजातीय संघर्ष क्या होगा कि एक प्राणी दूसरे जात के प्राणी के ऊपर आक्रमण करे जिंदा। जैसे कि यहाँ पर जो शिकार कर रहा है ना, ये हिरन का शिकार कर रहा है बाघ, तो बाघ दूसरे जाति के, हिरन दूसरे जाति के, लेकिन जीने के लिए शिकार। किसके लिए? जीने के। ताकि अगर शिकार नहीं करेगा तो इसको भोजन नहीं मिलेगा। अब भोजन नहीं मिला तो कहानी खत्म, है ना। तो वो हो गया अंतरजातीय। और तीसरा होता है आपका वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष का मतलब क्या हुआ कि अब उस वातावरण में रहने के लिए, एडेप्ट होने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए जो हम संघर्ष करता है वो होता है क्या? वातावरणीय संघर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो डार्विन का दूसरा पॉइंट क्या था? जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष का कितना प्रारूप बनना है? 3, सजातीय, अंतरजातीय और वातावरणीय। चलिए तीसरा पॉइंट बोला गया था इसमें, योग्यतम की उत्तरजीविता। मतलब कि जो आपका अच्छा है, फिटेस्ट बॉडी है, वही जिंदा रह पाएगा, और जो दुर्बल है, जो कमजोर है, वो क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। जैसे इसमें बोले क्या, देखिए, जीवन संघर्ष में ही वे ही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होते रहने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं, है ना। बोला क्या कि जो जीवन संघर्ष है, तो जीवन संघर्ष में वही जीव जिंदा रह पाएंगे जो वातावरण में जो हो रहे परिवर्तन है, उस परिवर्तन में वो अपने आप को ढाल पाएंगे। अगर उस परिवर्तन में अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते वे शीघ्र ही क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और संघर्ष के दौरान जिसमें सबसे अच्छी विविधता होती है उसे प्राकृतिक चयन कर लेती है, जिसे क्या बोलता है? हर्बर्ट स्पिनर ने
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहकर संबोधित किया था। बात समझे? जैसे वैसे जीव जो मौसम में या वातावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुसार अपने शरीर को या खुद को नहीं ढाल पाएंगे, वो शीघ्र ही क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उस जो ढाल नहीं है तो फिटेस्ट है, तो उसको क्या बोला गया? योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया? तो सवाल आएगा हर्बर्ट स्पेंसर। किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। फिर आते हैं चौथा पॉइंट डार्विन का, क्या था? कि विविधता, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? देखिए, अब वेरिएशन के बारे में क्या है कि एक ही माता पिता की संतानें केवल जुड़वा बच्चे को छोड़कर आपस में समान नहीं होते। एक ही माता पिता के जो संतान, मान लें कि एक ही मम्मी पापा के 3 भाई हैं, तो तीनों भाई थोड़ी एकदम एक ही जैसा हो गए? नहीं, कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा। सिर्फ जुड़वा को छोड़, जुड़वा का मतलब है कि एक जैसा है ना। तो ये वही बोला कि एक ही माता पिता की संतान है, केवल जुड़वा को छोड़कर आपस में समान नहीं होते। उनके रंग, रूप, आकार, अंगों की संरचना तथा कारिकी की विभिन्नता दिखाई देती है ना। रंग रूप अलग रहेगा भाइयों में, आकारों में अंतर रहेगा, कोई ज़्यादा लंबा, कोई उससे कम, ऐसे रहेगा। काम करने की क्षमताओं में भी अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सभी भिन्नताएं इन्हें अपने माता पिता से वंशगत के रूप में मिलती है। ये जो सभी भिन्नताएं वो अपने माता पिता से ही मिलेंगे वंशगत के रूप में, लेकिन सब अलग अलग रहेंगे। ना समझ में आ रहा है ना? ये तो नॉर्मली देखिए, अगर किसी माता पिता के अगर 3 बेटा हुआ तो तीनों बेटा का जो है ना कुछ मैच करेगा मम्मी पापा से, वंशानुगत है, लेकिन वो तीनों के आपस में अलग अलग भिन्नता रहेगा ना। गुण तो मिला, जैसे हो सकता है कि 3 गो भाई है तो किसी एक का भाई का मुंह जो है मम्मी जैसा, किसी एक का भाई का मुंह जो है तो पापा जैसा, और किसी तीसरा भाई का मुंह दोनों से मिला हुआ है, होठ है मम्मी के साइज का, उसका रंग है पापा के साइज का, कान का बनावट मम्मी का है। ऐसा ही होता है ना, वो सब का होता है, हंसने की बात नहीं, वो सब का यही गुण है। जो भी संतान है तो उनका अपने देखिएगा मम्मी पापा से कुछ ना कुछ में सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। इसी तरह ना देखिए, अगर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको देख के पहचान जाए कि हाँ फलना के बेटा है ना, पहचानते हैं कि नहीं? फलना के बेटा है या फलना के बेटी है, ये बोल देते हैं। कैसे? क्योंकि वो आप बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपके पापा को भी देखे हैं बचपन में, जिस उम्र में है आप उस उम्र में आपके पापा को भी वो देखें, तो उनको देखने से लगा कि हाँ ये फलने के बेटा हो सकता है, और नहीं है तो विवाद। क्या है? छोड़िए। यहाँ क्या है कि ये सभी भिन्नताएं क्या है, इन्हीं अपने माता पिता से क्या होती है? वंशागत रूप में मिलती हैं। अब कुछ भिन्नताएं जो हैं जीव विकास के लिए लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होती है। ठीक है, कुछ जो भिन्नताएं हैं उसके जीवों के विकास के लिए क्या है? लाभदायक भी है, और कुछ भिन्नताएं उनके जीवों के विकास के लिए हानिकारक भी है। ठीक है, तो अब जो हानिकारक है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त, और जो लाभदायक है वो धीरे धीरे अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, वैसा गुण जो जीवों के विकास के लिए उनके लिए लाभदायक रहेगा वो लाभदायक धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, और जो हानिकारक है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देखिए, धीरे धीरे लाभदायक विभिन्नताएं अस्थायी होकर संतानों में चली जाती हैं और जिससे नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसके द्वारा? विविधता के द्वारा, वेरिएशन के द्वारा। आप इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक जोड़ा है मेल फीमेल, इसमें उनकी माँ का जो आँख है उसका कलर नीला है। ठीक है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज नहीं समझते हैं सब चीज़, और पिताजी का काला है। अब उनसे 2 संतानें उत्पन्न हुई। ठीक है, एक लड़का एक लड़की। तो लड़का चला गया अपने मम्मी पे तो उसका आँख ब्लू, पापा बेटी चला गया अपने पापा तो उसका आँख ब्लैक। अब ये 2 अलग अलग चल रहा है, दोनों तो एक ही के संतान है, दोनों भाई बहन। अब भाई का शादी जिससे हुआ उसका भी आँख ब्लैक था, लेकिन उसके जो संतान हुआ उसका ब्लू है ना। तो ये खानदानी परंपरा वहाँ से चलते गया है ना। उसके बाद सबका आँख कैसा कैसा? ब्लू, इधर में सबका आँख कैसा कैसा? ब्लैक। तो अब ये एक नया प्रजाति बनी, ब्लू आँख वाला है तो फलना बच्चा पहचाने कि हाँ ब्लू आँख हमारे गाँव में एक है, ये था।
फलना है ना, वो सब सीन होता है। तो यही बोला कि उसका होता है कि जिससे नई प्रजातियां की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, लंबा नाटा से भी होता है कि कोई आदमी लंबा है तो उसका संतान भी लंबा लंबा हो रहा है ना। कोई आदमी नाटा है तो उसका संतान भी नाटा नाटा ही हो रहा है, कम कम हाइट वाला हो रहा है। क्या हो गया? अच्छा, वो जो बनाता है क्या? हाँ, तो बौना है ये, तो बौना का बाल बच्चा बौने ना होगा। बौना का बाल बच्चा लंबा हो गया तो सब देगा का है इसलिए इकर बेटा ना है, निगाह आ जाएगा शक वाला, है ना। वो प्राकृतिक नियम है सबका। चलिए खैर आइए यहाँ पे पांचवा क्या था इसका? वातावरण से अनुकूलन। वातावरण से अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि जो प्राणी अपने आप को प्राकृतिक के अनुकूल बना लेते हैं, जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वे क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जिसे प्रकृति के बदलाव के अनुसार जीवों को अनुकूल बनना पड़ता है ना। प्राकृतिक में जैसे बदलाव हो रहा है, जीवों की अनुकूलता से बनना पड़ेगा, और जो इसका पालन नहीं करते वो प्राकृतिक के में से लुप्त हो जाते हैं। जैसे दे रखा है क्या, जैसे लुप्त हो गया हम लोग का डायनासोर, लुप्त हो गया क्या? डोडो पक्षी, लुप्त हो गया हम लोग का लोमस मैमथ, हाथी जो था लोमस मैमथ, ये एक हाथी की प्रजाति थी। हाथी जैसा ही दिखता था, लेकिन इसका जो क्या दांत होता है वो काफी लंबे ऐसे घुमा हुआ होता था। ठीक है, और शरीर पर बड़े बड़े बाल होते थे। हाथी की तुलना में वो काफी बड़े होते थे, उसके आकार उसका। ठीक है, ये सब क्या हो गया? अपने उनका जो था जीव, वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना नहीं पाए। ठीक है, और जिस कारण वो क्या हो गए? आज विलुप्त हो गए हैं। और तीसरा छठा जो पॉइंट है वो था नई जातियों की उत्पत्ति। कि नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है? इसके पीछे क्या होता है कि जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं, विभिन्नता दिख रहा था अभी कि जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती रहती है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर लोमस मैमथ का फोटो दिया जाता है। देखिए यही लोमस मैमथ है, दिख रहा है? वीडियो वाले लोग बाद में देखिए। हाँ, ये लोमस मैमथ, इसका देखिए आकार कितना बड़ा है, हाथी की तुलना में शरीर पर बाल है, और इसका जो दांत है, दिखावे वाला दांत बाहर का, वो कितना ऐसे बड़ा है, काफी बड़ा है, घुमा हुआ है। क्या वो? हाँ, हाथी का दो दांत, दिखाने का और खाने का। जैसे जिस आदमी का दो चेहरा होता है उसको लोग बोलता है उदाहरण कि ये हाथी है, इसका एगो अलग चेहरा है, दूसरा अलग चेहरा है। हाथी का दो दांत, एगो बाहरे होता है दिखाने वाला, उससे थोड़ी खा पाएगा, किसे खा पाएगा? कॉमन सेंस बाहरी वाला से, तो उसके अंदर भी दांत होता है। ठीक है, मुंह के अंदर। चलिए खैर नई जात के ऊपर देखते हैं। तो जीवधारियों में जो उत्पन्न विभिन्नताएं हैं वो क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तक वंशानुगत हो जाती हैं, और कुछ पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई प्रजाति का विकास करती है। जो भिन्नताएं चलते आ रहा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से, मान ले कि अभी पिताजी हैं, तो पिताजी के बाद जो पुत्र जी हुए इसमें कुछ भिन्नता देखने को मिलेगा, है ना। पुत्र जी के बाद फिर से अगला को जाती है, इसमें कुछ और भिन्नता देखने को मिलेगा। ऐसी जो विभिन्नताएं वो देखने को मिलेगा। और कुछ, हाँ बाबू, नहीं, वो उसका जेनेटिक नहीं है। जिसका बचपन से होता है उसमें तकलीफ है, जो बाद में होता है हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ समझिए क्या है कि जीवों में जो विभिन्नताएं देखने को मिला, यहाँ से जो भिन्नताएं यहाँ पे आया पुत्र में, पुत्र के बाद जो उनसे पुत्र होगा उसमें भिन्नता देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे पीढ़ियों के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भिन्नता हो जाता है ना। और जब बहुत ज़्यादा भिन्नता हो जाएगा तो क्या, एक नया पीढ़ी का जन्म हो जाएगा। बात समझे? तो बहुत ज़्यादा जो भिन्नताएं हो गया, अंतर जो हो गया स्टार्टिंग से लेकर अभी तक में,
तो एक नई पीढ़ी का वो जन्म लेगा। जैसे हम लोग का बोला जाए तो हम लोग के जो बोलते हैं कि पूर्वज बंदर हैं, ठीक है, अभी तो बंदर है, ये है, अभी तो बंदर है ना जी। ऐसे ना कि थोड़ी कि बंदर सब खत्म हो गया सब आदमी बन गया, अभी बंदर की प्रजाति है, आदमी का भी प्रजाति चल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि हम लोग का जो पूर्वज है और जो बंदर का पूर्वज था वो एक ही था। बात समझे? हम लोग का जो पूर्वज है और बंदर का जो पूर्वज है वो दोनों क्या है, एक के है। अब वहां से विभिन्नताएं चलते आया तो हम लोग में जो बदलाव आते 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 सुधार हुआ तो हम लोग इंसान बन गए, और उधर में जो है वो अभी बंदरे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग का पूर्वज बंदर, नहीं, हम लोग का जो पूर्वज है और बंदर के पूर्वज वो दोनों एक के होगा, तो उधर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है, यही कह सकते हैं। और नई पीढ़ी के सदस्य पुरानी पीढ़ी के सदस्य से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न हो जाते हैं, है भी। चलिए, ये 6वां पॉइंट किसका दिया हुआ था, डार्विन महोदय का, ठीक है। इनका क्या नाम था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ठीक है। अब आते हैं इसमें कुछ खंडन भी हुआ जगह, डार्विन के विरुद्ध आलोचना, मतलब कि डार्विन के सिद्धांत को भी कुछ लोग जो क्या थे उसका खंडन किए। किस किस पर खंडन किए, देखिए बोला क्या कि पहला बोले कि जीवों में सभी विविधताएं नई मांगों के अनुकूल का परिणाम नहीं हो सकती है। क्या पहला बोला कि जीवों की जो विभिन्नताएं हैं वो नई मांगों के अनुकूल का परिणाम नहीं है, कुछ का उसके जेनेटिक्स भी होता है और परिवर्तन हो जाता है। दूसरा बोला कि पर्यावरणीय कारक ही विविधताओं का एकमात्र कारण नहीं है, वे अन्य कारणों के कारण भी भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। क्या कहना कि सिर्फ पर्यावरण ही नहीं है, पर्यावरण के साथ अन्य कारक भी है जो जीवों की उत्पत्ति में भिन्नता को लाता है, ठीक है। फिर आया कि वंशानुक्रम के अनुवांशिक आधार पर कोई विचार नहीं किया गया, कि वंशानुक्रम जो वंश में जो बदलाव होता है इसका कोई विचार डार्विन महोदय अपने थ्योरी में नहीं दिए, जो भी जरूरी था। और चौथा पॉइंट बोले कि जो विविधताएं उपयोगी नहीं है, मतलब कि जो भिन्नताएं उपयोगी नहीं है वो भी विरासत में मिल सकती है। जैसे उदाहरण में क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग, जिसका आप नाम ले रहे थे, है ना, अजीत, उनका क्या था बाबू साहब, बौनापन हो गया, या किसी का आप बताएं कि किसी एक का 6 उंगली है तो उसका बच्चा का भी 6 उंगली हो जाएगा, ये संभावना है। बोला गया कि जो विविधताएं उपयोगी नहीं है ना, तो वो भी विरासत में मिल सकती है, उनके बच्चे के में भी 6 उंगली हो सकता है, जो संतान हो तो उसका भी 6 उंगली हो सकता है, इसकी संभावना है। जैसे उदाहरण दिया अवशेषी अंग। और बोला क्या है कि छोटे समूहों में छोटे छोटे बदलावों के परिणाम स्वरूप प्रजातियां उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, कि छोटे समूहों का अगर छोटे छोटे बदलाव होगा उससे एक नया प्रजाति का उद्भव नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये उनका खंडन किया गया, किसका, डार्विन के सिद्धांतों का। तब एक नया थ्योरी दिया जाएगा जिसको आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नया सिद्धांत क्या आएगा इसमें, देखिए, नव डार्विनवाद आएगा। डार्विनवाद कहीं कुछ चेंज करके और नया एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम पड़ गया क्या, नव डार्विनवाद। इसको देने वाले कौन थे, जूलियस हक्सले, जूलियन हक्सले। देखिए इसमें बोला क्या गया कि डार्विन अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आनुवांशिकता का कोई भी स्थान नहीं दिया। जो जेनेटिक्स गुण आता है इसका डार्विन महोदय ने ख्याल नहीं रखे और उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की अपने सिद्धांत में, जिस कारण से आनुवांशिकता के ज्ञान के अभाव में डार्विन ने जीवों में पाए जाने वाले विविधता के लिए उत्तरदायी कारक किसको माना, उत्परिवर्तन को माना। उत्परिवर्तन या जीनीय बहाव को कोई भी महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने बोला कि बदलाव सिर्फ कैसे होते हैं, वातावरण के अनुसार होता है, डार्विन यही बोल रहे थे। लेकिन जेनेटिक्स भी बदलाव होता है, ठीक है। तो ये आपका जो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं ना जी, जेनेटिक्स के बारे में कहाँ गए, अनुवांशिकता के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। अनुवांशिकता जो माता पिता के लक्षण को आगे फॉलो कराए, जीन्स, ठीक है। तो उसमें म्यूटेशन और जेनेटिक डिफरेंट के बारे में डार्विन महोदय ने कोई अपना व्याख्या नहीं दिया, जिस कारण से उनका जो सिद्धांत था वो इस पॉइंट पर क्या हो गया, गलत साबित हो गया, ठीक है। तब आया
जूलियन हक्सले, है ना, तथा निम्नलिखित आधार पर डार्विन महोदय की आलोचना की गई। और डार्विन महोदय का मानना है कि जीवों की जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए प्राकृतिक द्वारा आवश्यक सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, जबकि मानव द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कृत्रिम उपाय भी अपनाए जाते हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए डार्विन बोलते क्या थे कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ही प्राकृतिक जो है आवश्यक कदम उठाती है, जैसे कहीं बाढ़ ला दिया, काल ला दिया, भूकंप ला दिया, ज्वालामुखी करवा दिया, है ना, ऐसा डार्विन का मानना था। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए मानव द्वारा भी कृत्रिम उपाय भी अपनाया जाता है ताकि जनसंख्या कंट्रोल रहे। ठीक है, अब जूलियन हक्सले क्या दिए, नव डार्विनवाद का व्याख्या की। इनका द्वारा क्या कहना था कि जूलियन हक्सले का मानना था कि सिर्फ उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन द्वारा ही, मतलब जो चेंज होता है एक संतान से दूसरे संतान में और जो बदलाव होता है उसी को बोलते हैं म्यूटेशन, तो म्यूटेशन द्वारा ही उद विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तथा उत्परिवर्तन के पश्चात ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है। ये पॉइंट बोले, किसके द्वारा बोला गया, जूलियन हक्सले के द्वारा बोला गया कि पहले तो म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक्स बदलाव हुआ, और जेनेटिक्स बदलाव होने के कारण अगर उस बच्चे का उत्पत्ति होता है तब उसके बाद आपका काम जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत शुरू होता है, क्योंकि जन्म लेने के पहले ही गर्भ में ही है तो कहाँ से सिलेक्शन लेगा। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को, जैसे बच्चे का जन्म अभी हुआ ही नहीं है तो नेचुरल सिलेक्शन कैसे अप्लाई कर पाएगा, जब जन्म लेकर धरती पर आएगा तब ना प्राकृतिक सिद्धांत उस पर लागू किया जाएगा। तो इन्होंने वही बच्चे बोला कि जो जेनेटिक्स बदलाव होते हैं तो गर्भ में ही हो जाते हैं कि बच्चे का नाक, मुंह, आँख, रंग, रूप कैसा होगा, वो बदलाव होता है ना, थोड़ी होता कि बाहर आएगा जन्म लेने के बाद उसका बदलाव हो रहा है। पहले उसका आँख काला ही था, जन्म लेने के बाद देखा अरे मम्मी का हमारा आँख नीला है, हमरो नीला हो गया, ऐसा नहीं ना, वो तो पेट के गर्भ मतलब गर्भ में ही क्या होता है बदलाव सब हो जाता है। तो वो जो बदलाव हुआ कैसे हुआ, जेनेटिक्स, अभी वो गर्भ में ही है, उसका सब अंग जो है सो पूरा पूरी बन गया, है ना, ये 6 उंगली रहेगा कि 5 उंगली रहेगा, है ना, कान कैसा है, नाक कैसा है, आँख कैसा है, ओठ के आकार कैसा, मुंह का शेप कैसा है, वो सब गर्भ में ही हो गया। ठीक है, अब गर्भ के बाद जब बाहर आएगा तब उसमें क्या होगा सिलेक्शन, प्राकृतिक सिलेक्शन मतलब नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो वही इसमें डार्विन ये जूलियन हक्सले जो है ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए, उत्परिवर्तन के द्वारा उद्विकास, पहले उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन के बाद ही क्या होगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लागू होगा। जीव के जनन कोशिकाओं में विद्यमान गुणसूत्र क्रोमोसोम की संरचना में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न अनुवांशिक विविधता यदि पर्यावरण के अनुकूल हो तो प्राकृतिक द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है और जिससे नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से उत्परिवर्तन के बाद प्राकृतिक चरण की भूमिका को जूलियन हक्सले ने नव डार्विनवाद की संज्ञा दी। डार्विनवाद ही है, इसमें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आ रहा है, लेकिन क्या है इसमें ऐड कर दिया क्या, जेनेटिक्स, जेनेटिक गुण जो बदलाव होता है उसके बाद प्राकृतिक चयन का सिद्धांत शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए अब एक आते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत देते हैं, है ना, म्यूटेशन थ्योरी, जिसका नाम क्या था, हुगो डी व्रीज से नाम लिखिएगा, हुगो डी व्रीज। और ये सवाल पूछा है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे किसने, हुगो डी व्रीज ने। कहीं कहीं पर आपका डी व्रीज हिंदी में लिखले रहेगा, इनका पूरा नाम क्या है, हुगो डी व्रीज, है ना। अब ये उत्परिवर्तन क्या है, तो जेनेटिक्स बदलाव जो होता है ना शरीर के अंदर, है ना, माता पिता से जो संतान उत्पन्न हुआ उसमें अलग अलग रहेगा बदलाव, उसका डीएनए उसके से मिले अलग रहेगा, थोड़ा थोड़ा भिन्नता जो देखने को मिलेगा, उसके उत्परिवर्तन को देखिए। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार इवोल्यूशन मतलब जैव विकास अचानक से घटने वाली घटना है, अर्थात जीवों के स्वरूप में परिवर्तन उनके डीएनए में अचानक जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण होता है, जिसे क्या बोला गया, सडनली एंड जर्की प्रोसेस कहा गया। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ डीएनए का दिया हुआ है, तो डीएनए है
सब डीएनए आपका अलग अलग, ये अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, ओमिक्रोन, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये अचानक हो जाता है और उससे डीएनए ही अलग रहता है, उसका रंग रूप डिपेंड, सब किस पर डिपेंड करता है, जेनेटिक्स, है ना। तो यही दिए थे किसने, हुगो डुबरिज ने। किसका दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो याद रखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने, हुगो डुबरिज। नव डार्विनवाद किसने, जूलियन हक्सले। दुगो तो है ये था उन्हीं के नाम से। डार्विनवाद क्या दिए, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज पॉइंट याद रखना है। तो याद रखना, बस उसको समझना है, रटना नहीं है। समझिएगा आपके साथ रहेगा, रटिएगा आपका साथ छोड़ देगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ और पॉइंट देख लीजिए। देखिए अब इसमें क्या बोला कि अंगों के संरचना के आधार पर दो पार्ट दिया गया। एक हो गया आपका समजात अंग और दूसरा हो गया आपका समरूप। दोनों में बहुत अंतर है, समजात और समरूप। समजात अंग क्या होता है कि वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना के में समान होता है। समजात तो उत्पत्ति और उसका बनावट सेम रहेगा, लेकिन उसका काम क्या रहेगा, अलग रहेगा। जैसे अगर आप नोटिस किया तो मेढक और आपका जो छिपकली होता है, तो मेढक का भी अगला हिस्सा जो होता है उसका पंजा के रूप में होता है, अगला पे। छिपकली का भी होता है, लेकिन मेढक का वो हिस्सा काम आता है तैरने में, है ना, और छिपकली का आधा काम आता है पकड़ने में, चिपकने में दीवार पे, है ना। हम लोग का भी जो हाथ है और पक्षी का जो डैना है वो दोनों सेम ही रहता है, लेकिन हम लोग का हाथ जो होता है वो काम आता है लपड़ियावे में, थपड़ियावे में लिखे होते हैं, और पक्षी का काम डैना का है उड़ने में, है ना। तो ये क्या बोला कि उत्पत्ति और संरचना के आधार पर समान होते हैं, लेकिन उनका काम भिन्न भिन्न होते हैं। उसको क्या बोलेंगे, समजात। समजात में काम अलग है, ध्यान देना है। सम है जात, समजात है, लेकिन उसका काम अलग रहेगा, ठीक है। समजात में काम अलग, काम अलग अलग, काम अलग अलग करेगा, वो कहलाएगा समजात। और समरूप में क्या है, वे अंग जो समान काम करते हैं, काम समान कर रहा है लेकिन देखने में भी समान है, लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना क्या है, अलग अलग है। जैसे कीट का पंख और पक्षी का पंख, दोनों का काम तो एक के है, उड़ने का ही है ना, काम एक के कर रहा है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है सो अलग अलग तरीके से है। समान कार्य करते हैं लेकिन देखने में समान है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना क्या है, भिन्न भिन्न है। कीट का पंख देखिएगा तो उसका बनावट और पक्षी के पंख का बनावट अलग अलग रहेगा, है ना, लेकिन दोनों का काम क्या है, उसके उड़ाना, ठीक है। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख, या आप में लीजिए कीट का पंख का बनावट देखिए कैसा है और चमगादड़ के पंख का बनावट कैसा है ना। दोनों का बनावट अलग अलग है, लेकिन मेन काम उसका क्या है, उड़ने में सहायता करना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि समरूप अंग है, समरूप अंग है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, काम समान कर रहा है, काम समान, एकदम उल्टा है, ध्यान देना है, इसीलिए इसको बार बार बता रहे हैं। समजात है तो समजात में काम अलग अलग करेगा, ध्यान देंगे, काम अलग अलग है। और समरूप में काम समान, उत्पत्ति भले अलग अलग से हो रहा है लेकिन कामवा दोनों एक एक करेगा, ये कहलाएगा समरूप। और देखे में एक जैसा लगेगा लेकिन काम दोनों का रहेगा अलग अलग, वो समजात, है ना। दोनों भाई एक के जात के हैं लेकिन दोनों भाई में अंतर है, एगो सिधुआ एगो बदमाश है, ठीक है। दोनों का काम अलग अलग रहेगा, एगो लड़े में रहेगा एक्सपर्ट, एगो पढ़े में रहेगा एक्सपर्ट। तो समजात है, दोनों एक के हैं, एक के जात के हैं, लेकिन एगो जात के बदनाम कर रहा है, एगो जात के नाम बढ़ा रहा है। बात समझें, ऐसा हम बोले याद करवाने के लिए, ताकि आप उस चीज को याद रखें। समजात है लेकिन काम दोनों के अलग अलग रहेगा, और समरूप है लेकिन काम दोनों का समान रहेगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, और ये आप लोग का जिम्मेवारी है बनाने का, है ना। और जो वीडियो के माध्यम से आएंगे वो अपना स्पाउस करेंगे, उसको क्वेश्चन देखेंगे और टिक आउट करके आंसर जो है अपना ऑप्शन में, ये क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में डालते जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। हम यहाँ पर नंबरिंग देते हैं, ये पहला सवाल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है,
चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, सातवां, आठवां, नौवां और 10 गो सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है ना समरूप अंग, समजात अंग, समझेंगे तब ना समरूप। अब समजात, समजात में क्या था, काम अलगे अलगे था, तो काम अलगे अलगे देखिएगा कैसे नहीं होगा। काम समान दिया है, काम दोनों समान, रचना में समान, ऐसे ध्यान देना आपको क्या ऑप्शन में जाएगा। तो 10 गो सवाल हैं, ये 10 सवाल को आप लोग को बनाना है। ठीक है, और जो बनाइएगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा, जो भी वीडियो देखिएगा। ठीक है।